हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं डॉक्टर भानु प्रकाश पांडे अपने इस चैनल ज़िंदगी की बातें भानु प्रकाश पांडे के साथ में आपका स्वागत करता हूं। वेलकम दोस्तों। मैं भानु प्रकाश पांडे हायर स्टडीज़ यानी उच्च शिक्षा रशिया से प्राप्त किया हूं और मैं रशियन फिलोलॉजी यानी रूसी भाषा शास्त्र में एमए और पीएचडी हूँ। मैं सन 1980 से लेकर 90 तक सोवियत संघ में रहा। उस समय सोवियत संघ था दोस्तों। मैंने एमए की 5 साल की पढ़ाई, वहाँ पर 5 साल की पढ़ाई में टॉप किया। उसके बाद मुझे पीएचडी ऑफर हुई तो मैंने पीएचडी भी की और आज मेरा शोध कार्य मेरी यूनिवर्सिटी पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी मॉस्को में करीब 108 देशों के बच्चे पढ़ते हैं। सन 1990 में मैं अपनी शिक्षा खत्म करके भारत आया। भारत आकर मैं प्राइवेट सेक्टर में करीब 25 सालों तक स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इंटरनेशनल मार्केटिंग में काम किया। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बाद में बताऊंगा दोस्तों। आजकल मैं एक्टिव जॉब से रिटायर हो चुका हूं और मैं सामाजिक मुद्दों को सोशल मीडिया पर बड़ी मुखरता से और डोमिनेंटली उठाता रहता हूं और मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं अपने विचार नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद और ग्रुपिज्म यानी खेमेबाजी या गुटबाजी जिसको कहते हैं उसके ऊपर रखूंगा, क्योंकि आज हर आदमी कभी न कभी नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का शिकार होता है और आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके ऊपर बहुत सी बहस हो रही है। दोस्तों, नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म प्राचीन काल से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है, बल्कि यूं कहें कि ये मानव स्वभाव का एक हिस्सा बन गया है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सन 1990 में जब मैं भारत में मुंबई में रहने और वहाँ पे कार्य करने का सोचा तो मैं बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि मैं पीएचडी था, डॉक्टरेट था और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे कहीं लेक्चर या कहीं लेक्चरर या कहीं रीडर या प्रोफेसर के रूप में किसी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटी हैं, मुखर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जेएनयू, बीएचयू, मुंबई यूनिवर्सिटी, सब जगह ऑलरेडी रूसी पढ़ाने वाले एचओडी लोग थे और ये हमारे ही यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर पढ़े हुए हमारे सीनियर लोग थे जो आके यहाँ स्थापित हो चुके थे और वो लोग नौकरी में उन्हीं को अपने ही पढ़ाए हुए छात्रों को रखते थे। और मुझे तो सीधा बोल दिया था उन्होंने, आप पीएचडी हैं, आप तो ओवर क्वालिफाइड हैं इस जॉब के लिए। तो मुझे बहुत ही निराशा हुई और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया दोस्तों। ये था मेरा इंडिया में ग्रुपिज्म यानी खेमेबाजी से मेरा परिचय हुआ इस प्रकार। और फिर मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे और प्रयास करते लगा। दूसरी कंपनियों में जा कर के मैंने अपने सर्विसेज को ऑफर किया तो मुझे इंटरप्रेटर का यानी अनुवादक का काम मिल गया। तो थोड़ा थोड़ा काम मिलने से थोड़े थोड़े पैसे आने लगे तो जीवन की गाड़ी धीरे धीरे दोस्तों चल निकली। सन 1991 में सोवियत संघ टूटने लगा, उसके सारे रिपब्लिक अलग होने लग गए। उसका असर ये हुआ कि जो व्यापार के लिए रूसी डेलीगेशन भारत आया करता था वो धीरे धीरे आना बंद हो गया और इवेंचुअली मुझे भी अनुवादक का काम मिलना बंद हो गया। तो बहुत ही निराशा का दौर शुरू हो गया दोस्तों। लेकिन सन 1991 में ही मुझे किसी सोर्स से पता चला कि मुंबई में एक कंपनी है जो रूसी जानने वाले एक आदमी की तलाश में है और उनका व्यापार रूस के साथ है। तो मैंने उस कंपनी में कांटेक्ट किया, उनको फ़ोन किया
वहाँ उनसे मिलने गया, मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरी शिक्षा और मेरे लैंग्वेज की जानकारी, जो फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी थी, रूसी की जानकारी थी, उसके हिसाब से मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग का जॉब ऑफर मिल गया। तो मुझे वहाँ के एचओडी ने बुला के बोला कि देखिए मिस्टर पांडे, डॉक्टर पांडे, आप पीएचडी भले ही हैं, लेकिन आपके पास कोई भारत में काम करने का, इंडिया में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, इसलिए हम 6 महीना आपका काम देखेंगे, उसके बाद आगे आपके साथ क्या करना है डिसाइड करेंगे। मैं बोला ठीक है सर। इसलिए मैं वहाँ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना था। जीवन बिना पैसे के नहीं चलता है दोस्तों। मैंने वहाँ काम शुरू किया। मेरा मेन काम था रूसी डेलीगेशंस को एयरपोर्ट से रिसीव करना, उनको उनके बुक किए हुए होटल में ले जाके रखना, उन्हें खाना खिलाना, फिर शाम को उनको खाना खिलाना, फिर उनको घुमाना फिराना। अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके उनको ऑफिस लेके आना, ऑफिस में पूरे दिन व्यापार की बातें करना, अपने प्रोडक्ट दिखाना, उनसे ऑर्डर लेना, फिर शाम को उनको उनकी सुविधा के अनुसार घुमाना फिराना या होटल ले जा करके वापस रख देना। ऐसा करते करते दोस्तों मुझे घर आते आते 11-12 बज जाते थे और ये सिलसिला महीनों चलता रहता था, क्योंकि उस समय डेलीगेशन बहुत ही फ्रिक्वेंट थे, बहुत ही अक्सर आया करते थे। फिर हमारे डिपार्टमेंट में जो कि एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट या इंटरनेशनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे मैंने एक बात नोटिस की कि 5-6 मैनेजर हैं जो कि एचओडी को हर प्रकार से अपने अपने तरीके से खुश करने के लिए सारे प्रयास करते रहते हैं, कैसे एचओडी खुश हो जाएं। और एचओडी भी बात को जानता था, इतराता था और उन्हें ही सपोर्ट करता था। और मैं चूंकि फॉरेन से पढ़ के आया था, इसलिए मेरे प्रति उनका व्यवहार था मुंह में राम राम बगल में छुरी। मुस्कुरा के हेलो हाय तो होती थी, लेकिन पीठ के पीछे शायद उनका यही एटीट्यूड रहता था, हाय आया बड़ा, पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं समझ गया दोस्तों कि मेरे लिए यहाँ कठिन समय और कठिन रास्ता इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे 1 साल पूरा हो गया। एचओडी ने एक दिन मुझे बुला के बोला कि देखिए आपको 1 साल तो पूरा हो गया है, लेकिन उस साल एक पूरा होने पर आपको हम सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं देंगे, आपको सैलरी में इंक्रीमेंट अगले साल मिलेगा। मैं कुछ नहीं बोला। उसने आगे ये बताया कि अब रूसी डेलीगेशन नहीं आता है तो आपको एक्सपोर्ट के दूसरे काम भी करने होंगे आपके कलीग के साथ मिल करके, क्योंकि अब डेलीगेशन आएगा नहीं। बस इतना उसका कहना था कि जितने सारे मैनेजर थे सारे कागज पत्र रजिस्टर ले आके मेरे टेबल पे डंप कर दिया उन लोगों ने कि लो करो। तो मैं उन कागजों को धीरे धीरे सुलटाता और उन्हें फाइलिंग करने लग गया और सीखने लग गया, रजिस्टर मेंटेन करने लग गया। ये मैनेजर लोग जो एचओडी के प्यारे थे वो मुझे अपना असिस्टेंट समझने लगे। मुझे बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि मेरा तो शोषण हो रहा था। लेकिन मैंने एक बात अपने आप से वादा किया कि मुझे चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में यहाँ रहना क्यों न पड़े, मैं खूब मेहनत करूँगा और अपना 100% दूंगा और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखूँगा, कभी हार नहीं मानूंगा और इन चीज़ों को सीख कर इन्हें अपनी ताकत बनाऊंगा। एक्सपोर्ट से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स होते थे, बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग बिल, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस वगैरह सब मैंने सीख लिया। बैंक में जा कर के बैंक सर्टिफिकेट लाना, उसको ला करके एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में उसकी एंट्री करना, ये सब मैं अकेला करता था। दोस्तों मेरी इच्छा थी कि मैं एक्चुअल मार्केटिंग में जाऊं, यानी मार्केट में खुद जाऊं, पार्टियों से मिलूं, अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवाऊं या उनसे बिजनेस की बातें करूं, डायरेक्ट ऑर्डर लूं। डायरेक्ट मार्केटिंग में मैं जाना चाहता था ताकि कंपनी का व्यापार बढ़ सके। सन 1995 में एक दवा की कंपनी में एक रशियन जानने वाले की ज़रूरत थी। तो मुझे पता चला तो मैं वहाँ के जीएम से मिला। उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा बायोडाटा देख करके मेरी बड़ी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि आपको रशियन लैंग्वेज आती है, ये आपके लिए बहुत बड़ा आपका प्लस पॉइंट है और आपके पास एक्सपोर्ट का भी अनुभव हो गया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कंपनी के बहुत सारे मेडिसिन रशिया में रजिस्टर्ड हैं, कुछ रजिस्टर होने वाले हैं। तो मेरा काम होगा कि जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बिजनेस लाना और जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना। और उन्होंने मुझे मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट इंटरनेशनल
डिपार्टमेंट का एक ऑफ़र दिया और सैलरी भी दुगनी दे दी, तो मैं बहुत खुश हो गया दोस्तों। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। और लेकिन मैंने जो अपना एटीट्यूड था, मैंने यही सोचा अपने कि जो मैं मेहनत और अपनी जो मेरा जो प्रतिभा है, जो मेरी नेवर गिव अप का एटीट्यूड है, जीवन में हमेशा आगे इसी प्रकार रखूँगा। इसलिए जब दूसरी कंपनी में जॉब मिल गया तो मैं पहली कंपनी के एचओडी के पास गया, उन्हें अपना इस्तीफ़ा सौंपा, तो उन्हें झटका लगा कि इतना कर्मठ आदमी, वो भी फॉरेन लैंग्वेज के साथ, एक प्लस पॉइंट था, वो छोड़ के जा रहा है। मेरे दिल में भी बहुत भड़ास थी कि मैं चाहता था कि क्या क्या बोल दूं इसको, तुमने मेरा शोषण किया, मेरा ये किया, मेरा वो किया। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली मैंने कुछ नहीं कहा और सभी दोस्तों से वहाँ पे हाथ मिलाकर मैंने उस कंपनी को अलविदा कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों, इसी एटीट्यूड के साथ 25 साल तक मैं अलग अलग कंपनियों में, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, इंटरनेशनल बिजनेस में काम करता गया। अपनी लगन, मेहनत और नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड के साथ, कम्युनिकेशन स्किल के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। और मैं अपनी आखिरी कंपनी से प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस के पद से रिटायर हुआ। मैं करीब 48 देशों में अपनी कंपनियों के लिए यात्रा किया, जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया के सारे मुख्य देश थे। दोस्तों, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद और ग्रुपिज्म या गुटबाजी की जो बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कहना आप लोगों को कि इससे कोई भी इंडस्ट्री छूटी नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, हर जगह भाई भतीजावाद है। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उसमें हीरो जाता है, बेरोजगार है, इंटरव्यू में बैठा है, इंटरव्यूअर जो है उसको आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तभी एक फ़ोन आता है इंटरव्यू के बीच में। वो फ़ोन किसी मंत्री का होता है या किसी उसी के रिश्तेदार का होता है और हीरो को वो नौकरी नहीं मिलती, हीरो निराश होकर चला जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे देश में हर इंडस्ट्री में है, और ख़ास करके पॉलिटिक्स और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड कह लें, इसमें देखने को मिलता है और इसकी चर्चा भी होती है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र मच टॉक्ड अबाउट हैं और इसमें मीडिया का भी काफ़ी एक्सपोजर है। अभी हाल में ही टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे बॉलीवुड में व्याप्त नेपोटिज्म को बहुत ही चर्चित कर दिया है और हिला के रख दिया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के पक्ष में और विपक्ष में वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है। एक दूसरे को लोग ट्रोल कर रहे हैं, वॉक युद्ध हो रहा है। एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े फिल्मी सितारों के बच्चे हैं, उनके लिए राह आसान हो जाती है, उनका लॉन्च पैड जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन उस लॉन्च पैड के बाद जब दूसरी फिल्मों में वो आते हैं तो वो उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी एक्टिंग स्किल्स के ऊपर निर्भर करता है। सिर्फ बाप के नाम से उनको काम नहीं मिलता। आज कितने बड़े बापों के बच्चे सफल हैं, आप लोग देख लीजिए। प्रतिभा और मेहनत बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे स्टार पुत्र उतने सफल नहीं हैं जितना होना चाहिए। पुराने जमाने को ले लीजिए, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन कितने सफल हुए, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया और आज लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। वहीं नई जनरेशन में आप ले लीजिए, कार्तिक आर्यन हैं, राजकुमार राव हैं, आयुष्मान खुराना हैं। उनकी अब अलग एक शैली है, अलग स्टाइल है और वो सफल हैं अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के बल पे। तो सुशांत सिंह राजपूत भी उसी कैटेगरी में थे। आज उनकी मौत से सभी हिले हुए हैं, नई नई बातें हो रही। बातें कुछ भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म इंडस्ट्री में है और हम ये चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। और फिल्म स्टार हो या कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव को जीवन में जिस तरह भी जीवन आए उसको जीने के हिसाब से जीना चाहिए, सरवाइव करने की शक्ति होनी चाहिए और अपने जीवन को मैनेज करने की कला आनी चाहिए, तभी आदमी जीवन में आगे सफल हो पाता है। एक कहावत है इंग्लिश में दोस्तों, 1 मोमेंट ऑफ पेशेंस कैन अवॉइड ए डिजास्टर, यानी धीरज का एक क्षण बहुत बड़ी दुर्घटनाओं को आपके जीवन में टाल सकता है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। और चाणक्य ने भी एक बात कही थी कि जब बहुत मेहनत और संघर्ष करने के बाद भी सपने पूरे होते नहीं दिखाई दें तो रास्ता बदल दीजिए, सिद्धांत मत बदलिए। असफलता को एक अंधेरी गुफा के रूप में मत देखिए।
असफलता को एक डेड एंड के रूप में मत देखिए, अंधेरी गुफा के रूप में मत देखिए। साइड से जाते हुए रास्ते पे ध्यान दीजिए और उस रास्ते पे चलने का प्रयास कीजिए और कभी ना हार मानने वाला नेवर गिव अप एटीट्यूड रखिए। दोस्तों, आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, आपके साथ आज मैंने नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म पे चर्चा की, अपने रियल अनुभव को आप लोगों को बताया, किस प्रकार मैंने ग्रुपिज्म का सामना किया और सफल भी हुआ, और अपने विचार जो हैं मैंने निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखे। एक बात याद रखें दोस्तों, मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर बुलंद तो आसमान भी झुक जाएगा। दोस्तों, अगली बार फिर किसी अच्छे टॉपिक पे आपके सामने फिर आऊँगा, आपसे मुखातिब होऊंगा। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी अपना ख्याल रखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम।